तो चैप्टर नंबर 12 व्रत। सबसे पहले हम व्रत के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्रत के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है 13वें चैप्टर के अंदर कि एक गोल आकृति, ये जो गोल घेरा बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्रत। ये संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाता है? ये इसको संयुक्त रूप से व्रत बोला जाता है। लेकिन व्रत में कितने भाग होते हैं? तो एक व्रत में अगर भाग बात करें हम कि इसके कितने भाग होते हैं, ये जो व्रत होता है इसमें कितने भाग होते हैं? तो व्रत में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। देखो, एक भाग तो होता है व्रत के अंदर का, ये अंदर का भाग होता है या नहीं। एक भाग होता है ये व्रत के किनारे का, ये किनारे वाला भाग है या नहीं। और तीसरा भाग होता है व्रत के बाहर का। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये व्रत है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है अभ्यंतर, ठीक है, ये पहला भाग होता है। इसका मतलब है जो अंदर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं या अंतर्भाग बोलते हैं, ठीक है। ये अभ्यंतर या अंतर्भाग के अंदर आप लोगों को पता है केंद्र कहां पे उपस्थित रहता है? जो हम प्रकार की नोक को रख के गोल घेरा बनाते हैं, तो वो जो प्रकार की नोक को जहां पे रखा जाता है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है या नहीं। ये जैसे बिंदु है तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा? व्रत का केंद्र बोला जाएगा। केंद्र कहां पे उपस्थित है? ये अभ्यंतर भाग में या अंतर्भाग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में यहां से यहां तक को ये आप लोगों को पता है कि व्रत के केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी, ये व्रत के केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या भी कहां उपस्थित होती है? ये अंदर वाले भाग में उपस्थित होती है या नहीं। उसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि परिधि के 2 बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, तो अगर परिधि के 2 बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगी? जीवा बनेगी। और ये जीवा भी कहां पे उपस्थित रहती है? ये अंदर वाले भाग अभ्यंतर में उपस्थित रहती है या नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी जो केंद्र है, जीवा है, त्रिज्या है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहां पे उपस्थित होते हैं। तो ये कहां पे उपस्थित होते हैं? ये अभ्यंतर में उपस्थित होते हैं। दूसरा भाग होता है ये व्रत खुद। व्रत का मतलब क्या हो गया? ये जो परिधि दे रखी है ना व्रत की, ये व्रत का मतलब क्या है? ये व्रत की परिधि के बारे में बोला, ठीक है, दूसरा भाग। और तीसरा भाग क्या होता है? बहिर्भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? बहिर्भाग। तो तीसरा भाग क्या हो गया? बहिर्भाग। तो आप लोगों को ये याद रखना है सबसे पहले कि व्रत के कितने भाग होते हैं? तो व्रत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अभ्यंतर, एक व्रत और तीसरा बहिर्भाग। ये तीनों भाग हो गए या नहीं। ये तीनों भाग के बाद में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? केंद्र कौन सा होता है पता है? जहां से प्रकार की तीखी वाली नोक को रख के राउंड घुमाया जाता है, वो तीखी वाली नोक को जहां रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। और केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। परिधि के 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जीवा। आप लोगों को लघु चाप, दीर्घ चाप पढ़ाया हुआ है या नहीं? लघु चाप, दीर्घ चाप वाली प्रश्नावली पढ़ाई हुई है। उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये तो व्रत का केंद्र होता है, यहां से लेके यहां तक अगर 2 चाप लगा दिए जाए, ये चाप की लंबाई होती है या नहीं? ये इतनी चाप की लंबाई होती है या नहीं। आप प्रकार की सहायता से ऐसे चाप काटते हो, वो राउंड रहता है या नहीं? गोल। तो ऐसे आप इस राउंड को अगर पूरा घुमाते जाओ तो व्रत बन जाएगा या नहीं चाप से। तो व्रत क्या होता है? एक चाप ही तो होता है पूरा राउंड। तो ये इसमें से अगर छोटा टुकड़ा काट लिया जाए तो इस छोटे वाले टुकड़े को क्या बोलते हैं? लघु चाप। क्या बोलते हैं इसको? लघु चाप। और ये इधर से इधर वाले भाग को पूरे को देखा जाए, बड़े वाले को, तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ चाप, ठीक है। फिर अगर चाप की बात की जाए कि ये बराबर व्रत को आधा कर दिया जाए, ये आधा करके ऐसे कर दिया जाए, और इस चाप की लंबाई के बारे में आप लोगों को पूछा जाए, जैसे ये व्रत का व्यास दे रखा है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या अगर सीधी लाइन में अगर केंद्र से होते हुए कोई जीवा खींची जाए तो वो व्रत का व्यास होती है या नहीं। कोई भी जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर निकले उसको क्या बोलते हैं? व्रत का व्यास बोलते हैं। तो व्यास द्वारा जो चाप लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अर्धवर्त। क्योंकि ये व्रत का आधा भाग होता है या नहीं। तो अगर व्यास अगर 2 चापों में बांटेगा तो दोनों ही क्या बनेंगे? नीचे भी अर्धवर्त बनेगा और ऊपर भी क्या बनेगा? अर्धवर्त बनेगा। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नावली 12.1 में देखो,
तो प्रश्नावली 12.1 में रिक्त स्थान है उनको भरना है सबसे पहले। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों में लिखा हुआ है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर भाग में होता है। तो ये वृत्त के केंद्र की बात की गई है। सबसे पहले ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का केंद्र अभ्यंतर में होता है या बहिर्भाग में होता है। ये अभ्यंतर में होता है, पहले का उत्तर हो गया। ये इसके दूसरे रिक्त स्थान को देखो, इसमें लिखा हुआ है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। ये मान लो कोई भी वृत्त दे रखा है, ये कोई भी बिंदु दे रखा है आप लोगों को, उसकी दूरी क्या है, केंद्र से देखोगे तो त्रिज्या से ज्यादा है। यहां से लेके यहां तक की दूरी तो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और अगर त्रिज्या से ज्यादा दूरी होगी तो ये वृत्त के बाहर चला जाएगा या नहीं। तो बाहर जाने के बाद में आप लोग बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा, अभ्यंतर होगा या बहिर्भाग होगा। बहिर्भाग, क्योंकि क्या बोला गया है, केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से ज्यादा है और त्रिज्या से ज्यादा होगी तो ये वृत्त से बाहर निकल जाएगी या नहीं। और बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया है, बहिर्भाग। ये बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया है, बहिर्भाग हो गया। इसके बाद में तीसरा देखो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ये देखो यहां समझा जाता है आप लोगों को कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। ध्यान में रख लोगे या नहीं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा लंबाई की जीवा खींच सकते हो। जो वृत्त के केंद्र से निकलती है वो जीवा सबसे ज्यादा लंबाई की होती है और जो केंद्र से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। कर लोगे। उसके बाद में अगला देखो कि एक चाप जब इसके सिरे एक व्यास हो, तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर कोई भी चाप की लंबाई आप लोगों को दे दी जाए जिसके सिरे क्या है, वृत्त के व्यास दे रखे, ये वृत्त का व्यास दे रखा है या नहीं, और ये व्यास के दोनों सिरे है, ये चाप के सिरे दे रखे, तो इस चाप को क्या बोलोगे आप लोग, अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इस चाप को, अर्धवृत्त। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरना है आप लोगों को, अर्धवृत्त। बाद में दिया हुआ है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। देखो 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। तो इसमें लिखा हुआ ना कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है कितने भागों में बांटता है, बहिर्भाग, अभ्यंतर भाग और वृत्त। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है 12.1 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, सत्य और असत्य को छांटना है और अपने उत्तर के कारण को भी आप लोगों को बताना है। यहां देखोगे आप लोग कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, बाहर वाले भाग को बोलते हैं बहिर्भाग, और ये जो किनारे दे रखे आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इसको खुद को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि है उसको क्या बोला गया है, वृत्त बोला गया है। तुम्हें बोला गया है केंद्र को, ये जो केंद्र दे रखा है इस केंद्र को, वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, अगर इससे मिला दिया जाए तो उसको त्रिज्या कहते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य, ये कथन कैसा है, सत्य है या नहीं। और इसका कारण क्या बताओगे कि केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसीलिए वृत्त पर स्थित भाग और केंद्र को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। कर लोगे या नहीं। इसका दूसरा देखो, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। तुम लोग ये बताओ, ये समान लंबाई के चाप है, ये यहां से लेके यहां तक का ये चाप है, ये समान लंबाई का मान लो ये चाप यहां पे, ये 2 चाप समान लंबाई के हो सकते हैं या नहीं। क्या ये जीवाएं है, जीवाएं कब होगी, जब इन चाप के दोनों बिंदुओं को आप लोग इस तरीके से मिला दोगे ना, ये इन बिंदुओं को आप लोग मिला दोगे तब ये जीवाएं कैसी होगी, समान होगी, इनको जीवाएं बोलोगे। ये जीवाएं थोड़ी है, ये क्या है, ये तो लघु चाप है या नहीं। इसको क्या बोलोगे, लघु चाप बोलोगे या केवल चाप बोलोगे। तो इनको चाप बोलेंगे या जीवाएं बोलेंगे, चाप बोलेंगे, क्योंकि यहां पे चाप की बात की गई है कि कोई भी वृत्त है उसके 2 चाप बराबर बराबर दे रखे हैं, तो उनको तो चाप ही कहते हैं, उनको जीवाएं थोड़ी कहते। चाप के किनारों को अगर मिलाने की बात की गई रहती तो उसको क्या बोलते, जीवाएं बोलते। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जीवाएं नहीं बोल के इसको क्या बोलते हैं, लघु चाप बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, एक
यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होगा। ये देखो, ये कोई भी आप लोगों को वृत्त दिया हुआ है और इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब देखो, एक, ये 3 टुकड़े कर दिए, मतलब एक हिस्सा किसी, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। तो आप लोगों को पता ही है, कोई वृत्त है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको तो बोलते हैं लघु चाप, छोटे वाले हिस्से को तो क्या बोलते हैं, लघु चाप, और बड़े वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। लेकिन दीर्घ चाप का मतलब होता है आधे वृत्त से ज्यादा भाग होना चाहिए। तो यहां ये इसके 3 टुकड़े कर देंगे और बराबर बराबर रहेंगे। तो आप लोग बताओ, ये आधे वृत्त से ज्यादा हो रहा है क्या, कोई भी भाग नहीं हो रहा है। वृत्त के केंद्र से अगर देखें, अगर मिला के, तो ये 3 देखो लाइनें खींचती, 3 लाइनें खींचोगे तो 360 डिग्री था, उसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे, यहाँ पे 120 का बनेगा, यहाँ भी 120 का बनेगा और यहाँ पे भी 120 का बनेगा। तीनों कोण 120-20 डिग्री के बनेंगे या नहीं। लेकिन आप लोगों को पता है कि दीर्घ चाप का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री से कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से चाप कम है तो लघु चाप होगा, 180 डिग्री के बराबर है तो अर्धवृत्त होगा, और 180 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा, दीर्घ चाप। तो यहां तो सभी कोण कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, 120-20 डिग्री के बन रहे हैं, और 120 डिग्री का बनता है वो क्या होते हैं, लघु चाप। इसने दीर्घ चाप बोल रखा है, इसीलिए ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखो कि ये इसका चौथा दे रखा है सत्य असत्य वाले का, उसमें लिखा हुआ है कि वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगुनी हो। तो देखो, वृत्त की एक ऐसी जीवा जिसकी लंबाई क्या है, त्रिज्या की दुगुनी। तो तुम लोगों को पता है त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। ये 2 इंटू त्रिज्या किसका फॉर्मूला होता है, व्यास का होता है। तो त्रिज्या का अगर दुगुने की बात की जाए तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास, और व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो ये कथन कैसा है, सत्य, क्योंकि जीवा की बात की गई है और त्रिज्या का दुगुना होना चाहिए। ठीक है। ये इससे अगला देखो कि वृत्त एक समतलीय आकृति है। समतलीय आकृति का मतलब क्या होता है, जिसको समतल पर बनाया जा सके। जैसे ये बॉर्डर, बॉडी के ऊपर हम लोग वृत्त बना सकते हैं या नहीं, तो ये आकृति कैसी हो गई, समतलीय आकृति हो गई। जैसे घन है, घनाभ है, शंकु है, ये क्या समतलीय आकृतियां है क्या, ये समतलीय आकृतियां नहीं है, क्योंकि इनको हम बनाने को, तो जैसे मान लो शंकु बनाना है तो शंकु को इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन जो इसके पीछे वाला भाग है वो दिखा थोड़ी सकते हैं। समतल का मतलब होता है सीधे पृष्ठ पर बनाया जा सके। जैसे समतलीय आकृति का मतलब हुआ ये वृत्त समतल पृष्ठ पर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको उठा के बाहर थोड़ी हाथ में लिया जा सकता है। लेकिन घन, घनाभ, मकान के टाइप के होते हैं या नहीं, वो समतलीय आकृतियां नहीं होती है। तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, समतलीय आकृति। तो इसका कथन कैसा हो जाएगा, सत्य। उसके बाद में छठे में बोला गया है कि कोई तल के ऊपर स्थित बिंदु है। ये कोई वृत्त का तल है और उसके ऊपर स्थित बिंदुओं का समूह है। ये देखो, तल के ऊपर स्थित बिंदुओं का समूह बना दिया या नहीं। क्या ये समूह एक निश्चित दूरी के बाद में वृत्त का व्यास बनाता है। ये जो तल के ऊपर स्थित बिंदुओं का समूह है आप लोगों को दे रखा है, इनकी अगर सीधी अचर दूरी को देखा जाए तो ये वृत्त का व्यास होगा क्या, नहीं होगा। वृत्त का व्यास होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि वृत्त के केंद्र से होते हुए जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अंतिम देखो, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, ये जीवा बनाना है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, केंद्र स्थित होना चाहिए। तो कोई भी जीवा जिसके ऊपर केंद्र स्थित रहे वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये कथन भी कैसा हो गया है, सत्य। अच्छा, इसमें क्या बोला है, त्रिज्या कहलाती है बोला ना। तो ये वह जीवा जिसके ऊपर केंद्र उपस्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है त्रिज्या। तो कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। कर लोगे।